एपिसोड 1। हॉर्न हॉर्न। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अनजान आदमी साफ सड़क पर उसके ट्रक के सामने आ जाएगा। उफ। ट्रक्कून, हालांकि मैंने अपनी कुछ टिप्पणियों में आपसे मुझे मारने का अनुरोध किया था। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि इससे मैं मजाकिया और कूल दिखूंगा। आपको इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था। बकवास, ये दर्द देता है। अविनाश 35 वर्षीय व्यक्ति जिसे ट्रक ने टक्कर मारी थी, उसका पूरा शरीर दर्द से जल रहा था। उसके शरीर को जमीन पर गिरने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसकी आंखें भारी हो गईं। उसने उन्हें खुला रखने की कोशिश की, लेकिन अब और सहन नहीं कर सका और जल्द ही उसकी चेतना लुप्त हो गई। वाह। अविनाश का पूरा शरीर कांप उठा जब वह जागा। वह एक डरावना सपना था। उसने आह भरी। उसके माथे पर अभी भी पसीना आ रहा था, लेकिन अचानक उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह जगह कहाँ है? उसने चारों ओर देखा और खुद को एक अनजान कमरे में पाया। सीमेंट और ईंटों से बने सामान्य कमरों के विपरीत यह कमरा लकड़ी से बना था। हालांकि यह साफ था, लेकिन फर्नीचर से यह स्पष्ट था कि इस कमरे में रहने वाले व्यक्ति की रहने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बेशक, अविनाश के पास इन सब के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही अजीब परिस्थितियों के कारण घबराया हुआ था। क्या मेरा अपहरण हुआ था? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी मुझे अपहरण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कोई मूल्य ही नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि यह कोई सपना नहीं था और मुझे वास्तव में उस ट्रक ने टक्कर मार दी थी? उसने कई चीजों के बारे में सोचा जो उसे उसकी वर्तमान स्थिति तक ले जा सकती हैं। उसने अपने माथे को छूने के लिए अपना हाथ उठाया और अपने सिर पर एक असामान्य उभार महसूस किया। क्या मुझे किसी ने बचाया था? हम। यही होगा। अरे, अब मुझे अस्पताल के बिल का भुगतान करना होगा। हाँ हाँ, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं स्वास्थ्य बीमा खरीद लेता। अविनाश अंदर ही अंदर रोया। पहले से ही बिल का भुगतान करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोच रहा था और अगले कुछ वर्षों के लिए अपने सभी खेलों और उपन्यासों को अलविदा कहने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे ओवरटाइम काम करना होगा। हालांकि उसे अचानक लगा कि कुछ अलग था। उस उलझन के कारण उसने शायद पहले इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब अचानक लगा कि कुछ अलग था। उस उलझन के कारण उसने शायद पहले इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब जब वह स्पष्ट रूप से सोच रहा है तो उसके हाथ पहले से ज्यादा सफेद और पतले हो गए हैं। उसने नीचे देखा और पाया कि उसने बिल्कुल अलग कपड़े पहने हुए हैं जो वह आमतौर पर पहनता है। उसने अपना चेहरा छुआ और पाया कि उसकी दाढ़ी पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसका चेहरा भी पहले से अलग लग रहा था। रुको। एपिसोड 2। अचानक उसके दिमाग में एक बिल्कुल नया सिद्धांत आया और उसके भीतर एक अजीब सी उत्तेजना उमड़ पड़ी। हे, क्या मैं यही सोच रहा हूं? अपने दर्द को अनदेखा करते हुए वह जल्दी से दरवाजे की ओर भागा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। हाँ, यह निश्चित रूप से वही है जो मैं सोच रहा हूं, उसने कहा। हवा अलग है, नजारा अलग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह दूसरी दुनिया में था। हाँ हाँ हाँ, मैं स्थानांतरित हो गया। ट्रक्कुन, मेरे दोस्त, जब मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मारो तो मैं निश्चित रूप से गंभीर था। हा 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 हा। वह जोर से हंसा और एक और गहरी सांस लेने के बाद वह अपने कमरे में वापस आ गया और अपने चेहरे पर एक उत्साहित भाव के साथ जमीन पर बैठ गया। स्क्रिप्ट के अनुसार अब मेरे चीट के प्रवेश का समय आ गया है ना? उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं जब वह अपने चीट के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। 5 मिनट बीत गए। 10 मिनट बीत गए। 30 मिनट बीत गए। उसका उत्साह कम हो गया। उसका चीट दिखाई नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ चीट अपने साथी की भावनाओं से खेलना पसंद करते हैं और तभी दिखाई देते हैं जब उसका साथी खतरे में होता है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। यह सोचते हुए उसने इधर उधर देखा और उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक थोड़ी नुकीली चट्टान पर पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चट्टान उठाई और सीधे अपने पेट में घोंप ली। यह नहीं रहा, की नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर रहा।
मैं अब किसी काल्पनिक कहानी के आधार पर खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता, है ना? इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं डर गया हूं या कुछ और। ये बस व्यावहारिक नहीं है। हाँ हाँ। उसने डर कर थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया। समय बीतता गया, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार अविनाश ने अपना चीट पाने की उम्मीद छोड़ दी। जैसा कि उम्मीद थी, लेडी लक कभी मेरे साथ नहीं रहेगी। ट्रक्कून, तुम्हें मेरी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए आह भरी और एक और सामान्य जीवन जीने का तरीका खोजने का फैसला किया। फिर उसकी नजर कमरे के कोने में एक छोटे से दर्पण पर पड़ी। वह उसकी ओर चला गया और जैसे ही उसने अपना प्रतिबिंब देखा, उसने गाली दी। भाड़ में जाओ, मैं सुंदर हूं। उसने तुरंत सामान्य जीवन जीने के बारे में अपने विचारों को त्याग दिया। ठीक है, मैं जिगोलो मैं जिगोलो बन जाऊंगी और मेरी देखभाल करने के लिए एक शुगर मामा ढूंढूंगी। वाह, एक त्वरित निर्णय। एपिसोड 3। मैं वाकई सुंदर हूं, अविनाश ने प्रसन्नता से कहा। उसने अपने चेहरे को अलग अलग कोणों से देखा। जितना ज्यादा उसने देखा, उतना ही उसे अच्छा लगा। उसके लंबे घने काले बाल, उसकी चिकनी गोरी त्वचा और एक बेहतरीन नक्काशीदार चेहरे के साथ उसकी सुनहरी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसकी तलवार जैसी भौहें, पतली नाक और तीखी जबड़े की रेखा उसके चेहरे को अमर बना देती थी, भले ही वह थोड़ा चोटिल था। इस चेहरे के साथ, इस कमजोर दिखने वाले शरीर के साथ, मैं वाकई सबसे बेहतरीन जिगोलो हूं जो किसी के पास हो सकता है। मुझे अपने योग्य ग्राहक खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अविनाश ने खुद को सिर हिलाया, लेकिन फिर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन मैं क्यों चोटिल हूं? उसने सोचा। अपने पुनर्जन्म के बाद कुछ भी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं हो रहा था। उसे उसका चीट नहीं मिला और न ही उसके पास अपने पूर्ववर्ती की याददाश्त थी। क्या वे मेरे अत्यधिक सुंदर चेहरे से ईर्ष्या करते थे? हम ऐसा होना चाहिए। हम्फ हारे हुए। जब तक मुझे कोई अच्छी स्वीट मॉमी नहीं मिल जाती, तब तक मैं अपना बदला लूंगा। नक्स ने अनुमान लगाते हुए मन ही मन खर्राटे लिए। गड़गड़ाहट। जब वह अपने बदले के बारे में सोच रहा था, तभी उसने अपने पेट की गड़गड़ाहट सुनी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत भूख लगी है। उसने इधर उधर देखा और अपनी मेज पर कुछ आड़ू जैसे फल देखे। यह जहरीला नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मेरे घर में है। ये सोचते हुए उसने जल्दी से एक निवाला खाया। उनका स्वाद हरे सेब जैसा था। उन्हें स्वादिष्ट पाकर उसने बिना समय बर्बाद किए उन्हें खा लिया। हालांकि फलों की वह थोड़ी मात्रा उसकी भूख को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकी, लेकिन यह पहले जितनी बुरी भी नहीं थी। हालांकि अगर उसे पता चले कि उसने जो खाया है वह उसके पिछले वाले के 2 दिन के भोजन के बराबर है, तो वह संतुष्ट न होने की शिकायत बिल्कुल नहीं करेगा। दस्तक, दस्तक, धमाका। अचानक उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी, लेकिन जैसे ही वह जवाब देने वाला था, दरवाजा जोर से खुला और 3 खुरदुरे दिखने वाले लोग अंदर आए। अगर तुम दरवाजा जोर से खोलना चाहते थे तो तुमने खटखटाने की जहमत क्यों न उठाई? अविनाश ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह जानता था कि इस तरह के सवाल पूछने का यह सही समय नहीं है। क्या तुमने हमारे साथ आने का फैसला किया है? दागदार चेहरे वाले आदमी ने पूछा, जिसे अविनाश ने इस समूह का नेता माना। अविनाश ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे उन्हें घूरने लगा। हालांकि उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। नेता ने अपने अधीनस्थों पर नजर डालते हुए भौहें सिकोड़ीं। जब उसने पुष्टि की कि उनके चेहरे पर भी वही उलझन भरी नजर थी, तब उसने अविनाश की ओर मुड़कर अपनी भौहें उठाईं। मैंने पूछा, क्या तुमने हमारे साथ आने का फैसला किया है? उसने फिर से पूछा। इस बार उसका स्वर पहले से थोड़ा भारी था। बेशक, अविनाश ने जल्दी से उत्तर दिया, बिना यह जाने कि वे उसे कहां ले जाएंगे। उसका तर्क सरल था। वह जानता था कि अगर वे लड़े तो उसके पास उनके खिलाफ कोई मौका नहीं था। इसलिए अगर वे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो वे यहां ऐसा कर सकते थे। वे उसे ऐसी जगह ले जाने की जहमत नहीं उठाएंगे जहां उन्होंने उसके जैसे कमजोर व्यक्ति से निपटने के लिए जाल बिछाया हो। उसने तार्किक रूप से सोचने के बाद सहमति व्यक्त की, इसलिए नहीं कि वह अपने सामने खड़े दागदार चेहरे वाले व्यक्ति से डर गया था।
बिल्कुल नहीं। नेता, दागदार चेहरे वाला व्यक्ति उसके उत्तर से चौंक गया, लेकिन उसका चेहरा तुरंत सामान्य हो गया क्योंकि उसने सिर हिलाया और एक अजीब बैंगनी रंग का तरल पदार्थ युक्त कांच की बोतल फेंकी। इसे पी लो। आज को ते कमाई की खेती की माती की आ। बिना कुछ पूछे अविनाश ने जल्दी से बोतल खाली कर पी ली। हालांकि यह थोड़ी कड़वी थी, लेकिन जैसे ही यह उसके गले से नीचे उतरी, उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में गर्म ऊर्जा का संचार हो रहा है और उसका चेहरा, जो चोटिल था, बिना किसी निशान के ठीक हो गया। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे यह सोचने का मौका नहीं मिला कि उसने अभी-अभी किस तरह की ईश्वरीय चीज पी है, क्योंकि वह जल्दी से उन लोगों के पीछे चल पड़ा। एपिसोड 4। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक इमारत के सामने पहुंचा, जो उसके घिसे पिटे लकड़ी के घर से बिल्कुल अलग थी। यह सफेद रंग के संगमरमर से बनी एक बड़ी इमारत थी, जो इमारत को एक पवित्र एहसास दे रही थी। इस पर कुछ शब्द लिखे थे, लेकिन नक्श भाषा नहीं पहचान पाया, इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। जल्द ही पार्टी इमारत में दाखिल हुई और एक खास कमरे की ओर चल पड़ी। हालांकि वह दरवाजे पर लिखी बातें नहीं पढ़ पाया, लेकिन डिजाइन और दूसरों के व्यवहार से यह स्पष्ट था कि कमरा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का था। दस्तक। दस्तक। दस्तक के बाद दरवाजा एक खूबसूरत लड़की ने खोला, जो एक क्लासिक नौकरानी की पोशाक पहने हुए थी। उसने नक्श की ओर देखने से पहले निशान वाले चेहरे वाले आदमी को सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य देखा जा सकता था। फिर वह अपने सामान्य सा भावहीन चेहरे पर वापस आ गई। वह कमरे में चली गई और पार्टी ने उसका पीछा किया। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो महंगे दिखने वाले लबादे पहने हुए था और आराम से कुर्सी पर बैठा था। उस आदमी के बाल सुनहरे थे और उसकी फ्रेंच मूंछें थीं, जिससे वह एक क्लासिक व्यापारी जैसा दिख रहा था। फिर उसने नक्श की ओर देखा और पूछा, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहां क्यों लाया गया है ना? अविनाश के दिमाग में अनगिनत विचार घूम रहे थे। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता? लेकिन उस निशान वाले चेहरे वाले आदमी के रवैये से यह स्पष्ट है कि उसने मेरे पूर्ववर्ती को स्थिति के बारे में बताया था। क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं वह नहीं हूं जो वे मुझे समझते हैं? लेकिन यह जानने का मेरा एकमात्र मौका है कि क्या हो रहा है। मुझे इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन सभी त्वरित विचारों के कारण अविनाश थोड़ा घबरा गया और उसने सिर हिलाया और साथ ही साथ अपना सिर भी हिलाया, जो काफी अजीब लग रहा था। उस आदमी ने अपनी भौहें उठाईं और अविनाश की ओर मुड़ने से पहले उसने दागदार चेहरे वाले आदमी को देखा। मेरा नाम विराज मल्होत्रा है। मैं इस मर्चेंट गिल्ड का प्रमुख हूं। तुम मेरे दोस्त, एक भाग्यशाली व्यक्ति हो जिसने विस्काउंट अवनी की नजरों को अपनी ओर आकर्षित किया। अविनाश की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने विराज की ओर देखा कि कहीं वह मजाक तो नहीं कर रहा है। हाँ मेरे दोस्त, विस्काउंट अवनी तुम्हें अपना पर्सनल बॉय टॉय बनाना चाहती है। विराज ने खुलासा किया और अविनाश की आंखें उस सदमे को छिपा नहीं सकीं जो उसे महसूस हो रहा था। हाँ हाँ। नक्श के हैरान चेहरे को देखकर विराज ने संतुष्टि में सिर हिलाया और पूछा, अच्छा, क्या तुम विस्काउंट अवनी से मिलने के लिए तैयार हो? बेशक, लेकिन क्या मुझे पहले खुद को तैयार नहीं करना चाहिए और अपने सबसे अच्छे रूप में दिखने के लिए कुछ उपयुक्त कपड़े नहीं खरीदने चाहिए? अविनाश ने सवाल किया। पहले से ही विस्काउंट अवनी के अच्छे पक्ष में आने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। वह एक अच्छा जिगोलो था, एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह अच्छा। अविनाश ने जो कहा उसे सुनकर विराज ने अविनाश के तेजस्वी चेहरे पर नजर डाली और उसके होंठ फड़कने लगे। फिर भी एक पेशेवर व्यापारी की तरह उसने अपनी अभिव्यक्ति को छिपाया और जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। विस्काउंट अवनी जैसी महिला को कमजोर लड़कों से लगाव होता है। तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है। तुम्हारा कमजोर दिखने वाला शरीर और उन घिसे पिटे ढीले ढाले लबादों के साथ मिलकर उसे और अधिक उत्तेजित कर देगा। मैं समझ गया। अविनाश ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ गंभीर सोच रहा था। ठीक है, चलो विस्काउंट को पहले से ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। विराज ने हाथ हिलाते हुए कहा और सबको तैयार होने के लिए दौड़ाया।
1 घंटे की गाड़ी की सवारी के बाद अविनाश ने खुद को एक महिला के सामने पाया। जैसे ही महिला की नजर अविनाश पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। नमस्ते अविनाश सौदामिनी। मेरा नाम अवनी शर्मा है। मैं ही थी जिसने तुम्हें व्यापारी संघ से खरीदा था। अब से तुम मेरे साथ यहां रहोगे और जो भी मैं कहूंगी वही करोगे, ठीक है? जो भी मैं कहूं ठीक है। दूसरी ओर अविनाश स्थिर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अचंभित भाव था। उसकी तीव्र और खोई हुई नजर को देखकर विस्काउंट थोड़ा शर्मा गया और फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे कोई सवाल हैं? अविनाश चुप रहा। यह देखकर कमरे में मौजूद सभी लोगों ने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन अविनाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे कमरे में मौजूद किसी की भी परवाह नहीं थी, यहां तक कि विस्काउंट अवनी की भी नहीं। अभी वह अपनी आंखों के सामने दिखाई देने वाली स्क्रीन की जांच करने में व्यस्त था। साथ ही उसके सिर के अंदर एक डिंग की आवाज भी थी। डिंग। पहला लक्ष्य पता चला। अल्टीमेट हरेम सिस्टम को आरंभ किया जा रहा है। अल्टीमेट हरेम सिस्टम को होस्ट की आत्मा से जोड़ा जा रहा है। कनेक्शन पूरा हुआ। कैरेक्टर की जानकारी। नाम अविनाश सिंह। आयु 18। माना कल्टीवेशन मॉर्टल। बॉडी कल्टीवेशन मॉर्टल। जाति मानव। प्रतिभा कम LVL 1। HP 100 STR 6। AGL 8। विक्की ET STM 7। INT 9। DF 5। ब्लैक पॉइंट 10। सामान्य मानव की सीमा 10। पीलिटी क्रेविंग टच। क्रेविंग टच आपका स्पर्श किसी महिला को और अधिक की लालसा देगा और वह कभी किसी और से यौन रूप से संतुष्ट नहीं होगी। आप किसी महिला के साथ जितना अधिक समय बिताएंगे, प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। हरम सदस्य कोई नहीं। शुरुआती बोनस के रूप में सिस्टम होस्ट को 10 ब्लैक पॉइंट प्रदान करेगा, जिसे वह अपने किसी भी आंकड़े में जोड़ सकता है। अल्टीमेट हरेम सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। अब से होस्ट उस महिला की शक्ति, प्रतिभा, शारीरिक बनावट और रक्त रेखा प्राप्त कर सकता है जिसके साथ वह संभोग करता है। लक्ष्य जितना मजबूत होगा, न्यास्ट को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। जितना अधिक वह पढ़ता गया, उतना ही बेहतर होता गया। उसकी आंखों में एक असामान्य चमक चमक उठी। आखिरकार, आखिरकार मुझे मेरा चीट मिल गया। अब मुझे सामान्य जीवन जीने की जरूरत नहीं है। एपिसोड 5 पा आखिरकार आखिरकार मुझे मेरा चीट मिल गया। अब मुझे सामान्य जीवन जीने की जरूरत नहीं है। वह अंदर ही अंदर खुश हो गया। अविनाश। अचानक उसने किसी को अपना नाम चिल्लाते हुए सुना और उसके विचार जल्दी से धरती पर लौट आए। आह क्या क्या, उसने पूछा क्योंकि उसकी नजर आखिरकार विस्काउंट अवनी पर पड़ी। तुम क्या सोच रही हो जो इतना महत्वपूर्ण है कि तुमने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत की? विस्काउंट ने अविनाश को घूरते हुए पूछा। आह एस सॉरी आई एम सॉरी। मैंने कभी तुम्हारे जितना सुंदर कोई नहीं देखा है, इसलिए मैं खो गया था। उसने अपने चेहरे पर हल्की सी शर्म के साथ अजीब तरह से जवाब दिया। बहुत सहज। उसके जवाब ने जादू की तरह काम किया, क्योंकि विस्काउंट की नजर चमक से गर्म नजर में बदल गई। हाँ, यह गेम आसान मोड पर है, अविनाश ने अंदर ही अंदर सोचा, क्योंकि उसने उसके हाव भाव में बदलाव देखा। लेकिन वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसे उसे देखकर वाकई आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि वह किसी मोटी बदसूरत महिला की तरह होगी, लेकिन वह एक MILF का एक बेहतरीन उदाहरण थी। उसका परफेक्ट एवरग्लास फिगर जितना आकर्षक हो सकता था, नक्स खुद को रोक नहीं पाया और उसके दूधिया स्तनों को देखा, जो एक सामान्य वीब को नाक से खून बहने से मरने के लिए पर्याप्त थे। उसके काले बाल अविनाश से मेल खाते थे, जबकि उसकी काली आंखें रसातल की तरह गहरी थीं। उसकी पतली भौहें, छोटी नाक और चेरी जैसे लाल और रसीले होंठ उसे एक आकर्षक सक्कुबस की तरह दिखते थे। उसने यह भी सोचा कि उसके जैसी महिला को बॉय टॉय क्यों चाहिए और वह इसके लिए पैसे क्यों देगी। अरे, अगर लोगों को उसका बॉय टॉय बनने का मौका मिले तो वे खुद पैसे दे देंगे। यह कोई समस्या नहीं है। असे तया पमर मती त्या के पर बस अब से सावधान रहना। ठीक है,
मैं तुमसे फिर पूछूंगा, क्या तुम अपनी सामान्य जिंदगी को छोड़कर बाकी की जिंदगी मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? बेशक। हालांकि यह जवाब पहले जैसा ही था। अगर कोई गहराई से देखे तो उसकी सुनहरी आंखों में एक अलग चमक थी, एक शिकारी की नजर। पहले वह सिर्फ एक लड़का खिलौना बनना चाहता था ताकि वह किसी के साथ कुछ समय बिताते हुए एक स्थिर जीवन जी सके। लेकिन अब वह सिर्फ एक लड़का खिलौना या जिगोलो बनने के लिए यहां नहीं था। अब वह अवनी नामक इस महिला को जीतना चाहता था। उसने अपनी हास्यास्पद रूप से प्रबल क्षमता, क्रेविंग टच पर नजर डाली और अधिक महिलाओं को पाने और अपनी शक्ति बढ़ाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचा। ट्रक्कून मेरे दोस्त, जब मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मारो, तो मैं निश्चित रूप से गंभीर था। हाँ 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 हाँ। अविनाश ने राहत की सांस ली और एक नरम बिस्तर पर बैठकर चारों ओर देखा। अभी वह एक नए कमरे में था जो उसके पिछले घिसे पिटे कमरे से बिल्कुल अलग था। यह स्पष्ट था कि विस्काउंट ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। अविनाश ने अपने सामने सिस्टम स्क्रीन पर नजर डालते हुए अपना सिर हिलाया। स्मृति खंड का पता चला। क्या आप इसे पुनः प्राप्त करना चाहेंगे? लागत 10 ब्लैक पॉइंट। यह मेरे पूर्ववर्ती की यादें होनी चाहिए। क्या मुझे इसे पुनः प्राप्त करना चाहिए? हम लेकिन क्या यह वास्तव में इसके लायक है? मेरा मतलब है कि वह बस एक ऐसा व्यक्ति था जो मेरी मदद कर सकता था। निश्चित रूप से यह अधिक सुविधाजनक होगा, लेकिन क्या मुझे 10 ब्लैक पॉइंट खर्च करने चाहिए? मेरे पास अभी इतने ही ब्लैक पॉइंट हैं। साथ ही मुझे नहीं पता कि इन ब्लैक पॉइंट की ड्रॉप दर क्या है, इसलिए मुझे उनका मूल्य नहीं पता। लेकिन सिस्टम के अनुसार एक सामान्य इंसान की एक निश्चित विशेषता के लिए सीमा 10 है, जिसका अर्थ है कि यदि मैं ताकत पर सभी ब्लैक पॉइंट को जोड़ता हूं, तो यह सामान्य मनुष्यों की तुलना में मेरी ताकत को सीधे दोगुना कर सकता है। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लाभ है। हाँ, मैं इन कीमती ब्लैक पॉइंट को किसी ऐसी चीज पर बर्बाद नहीं कर सकता जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है। अब तकनीकी रूप से मुझे इन ब्लैक पॉइंट को सहेज कर रखना चाहिए और उन्हें किसी अन्य विशेषता में नहीं जोड़ना चाहिए, ताकि मैं कमजोर होने पर अधिक पॉइंट प्राप्त कर सकूं और जब मैं उन्हें और प्राप्त नहीं कर पाऊं तो इन बिंदुओं को जोड़ सकूं। लेकिन यह तभी अच्छा लगता है जब यह एक वीडियो गेम हो, और मेरा जीवन निश्चित रूप से एक वीडियो गेम नहीं है। ठीक है, मैंने फैसला किया है। मैं अभी इन पॉइंट को जोड़ूंगा और बाद में प्राप्त होने वाले पॉइंट को सुरक्षित रखूंगा। ठीक है, इसके बारे में सोचने की कोई खास बात नहीं है। एजिलिटी पर 6 पॉइंट, स्टैमिना पर 4 पॉइंट। अविनाश को अपने शरीर में ऊर्जा की एक अनोखी धारा बहती हुई महसूस हुई। अचानक उसे लगा कि उसका शरीर पहले से बहुत हल्का हो गया है। उसे लगा कि वह आसानी से दौड़ में दुनिया के सबसे तेज धावक को पीछे छोड़ सकता है। यह एक ही समय में अजीब और अच्छा लगा। नाम: अविनाश सिंह। आयु: 18। माना कल्टीवेशन: मोटेल। बॉडी कल्टीवेशन: मोटेल। स्टी: मानव। प्रतिभा: कम। एलवीएल 1। एचपी: ब्लैक पॉइंट 0। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और अपने आंकड़ों पर नजर डाली। इससे मैं कभी भी किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसने पर आसानी से भाग सकता हूं। आखिरकार सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अपने आंकड़ों के मामले को सुलझाने के बाद उसने अपना ध्यान अपने सिस्टम पर केंद्रित किया और उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना शुरू किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है और आपको इसके आगे के एपिसोड चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।